हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की ज्योग्राफी और उसमें पढ़ रहे थे हम चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है मिनरल्स। तो आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट बताऊंगा वैसे वैसे आपको मार्क कर लेना और वैसे वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है मिनरल्स के ऊपर। और मिनरल्स जैसे आपको पता है कि अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। तो उन सबको अपन इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या और कैसे उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर मिनरल्स। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है कि मिनरल्स क्या है। तो बेटा मिनरल्स जो है वो एक तरह से नेचुरल होते हैं और इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जिनका एक तरह से स्ट्रक्चर होता है, वो सबका सेम होता है। तो उसको अपन बोलेंगे मिनरल्स। नेचुरल केमिकल कंपाउंड जो होता है जैसे कि रॉक्स और ओर में होता है, और ये यूनिफॉर्म होता है कंपोजिशन में। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन इनका यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। ओके, तो उनको अपन बोलेंगे अलग अलग तरह के मिनरल। जैसे आयरन एक मिनरल है, कॉपर एक मिनरल है, ऐसे। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई गई है मिनरल्स की। सबसे पहले तो देखो, इनका जो कंपोजिशन होता है वो सबका सेम होता है। केमिकल कंपोजिशन का इनका सबका सेम होता है, एक ही तरह के ये स्ट्रक्चर से बने होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सेम होता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है अलग अलग तरह के एलिमेंट से बने हो सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस होते हैं, मतलब एक ही तरह के ये व्यवहार करते हैं। जैसे कि अगर मेटेलिक है तो वो मेटेलिक में भी अलग अलग तरह के अपने को मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह के फैमिली से बिलोंग करना। तो ये इस तरह से होते हैं। नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनमें होता है। इसके अलावा अलग अलग तरह की रॉक्स में ये पाए जाते हैं। जहाँ पे ये पाए जाते हैं उसी रॉक का इनमें जो विशेषताएं हैं, जो रॉक्स की विशेषताएं हैं, वो इन मिनरल्स में भी आ जाती है। जैसे इग्नियस रॉक्स में होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। इनमें से अपने को इनको निकालना पड़ता है एज ए रॉ फॉर्म, एज ए, जैसे अपने देखते हैं ना, कच्चा आप मिनरल जो है वो निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं रॉ एंड नेचुरल स्टेट मिनरल्स की। तो उसको अपन निकालते हैं, फिर उसको अपन अलग अलग प्रोसेस से उसको प्यूरिफाई करते हैं, और उसके बाद में इसको यूजफुल अपने को एक तरह से प्रोडक्ट मिलता है। जो ये रॉ फॉर्म होता है उसी रॉ फॉर्म को बोलते हैं मिनरल ओर्स। ओके, तो ये कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद में आता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि आपके मिनरल्स की होती है। आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये किस तरह का मिनरल है। सबसे पहले जो इनका कलर होता है, अलग अलग मिनरल का कलर आपको अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कोल ब्लैक और ब्राउन हो सकता है, वहीं क्वार्ट्ज जो होता है वो रेड, ब्लैक, पिंक, पर्पल, ये इस तरह के हो सकते हैं। क्वार्ट्ज का मतलब होता है बेटा एक तरह से एक ये हार्ड शेप में जैसे पत्थर होता है ना, उस हिसाब से ये क्वार्ट्ज होते हैं। क्वार्ट्ज जो है उसी से आपकी मिट्टी बनती है। ओके, तो क्वार्ट्ज है, अलग अलग तरह के आपको कलर इनको देखने को मिलते हैं। हार्डनेस जो होती है, ये कुछ मिनरल्स जो है वो हार्ड होते हैं जैसे कि डायमंड, और कुछ मिनरल्स सॉफ्ट होते हैं जैसे कि टैल्क यानी पाउडर। सोलुबिलिटी, देखो सोलुबिलिटी के में आप देखो कि ये घुलते किससे हैं। मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो घुल सकते हैं पानी में, और कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो कि नहीं घुलते, जैसे कि सॉल्ट, जिप्सम, पोटास, ये पानी में घुल सकते हैं, तो ये सोलुबल होते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं। ऐसे ही क्वार्ट्ज होता है वो कि आपका नॉट सोलुबल होता है, वाटर में ये घुल नहीं सकता है। इसी के साथ मिनरल जो है उनको दो कैटेगरी में अपने को अपन उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे दो कैटेगरी कौन सी है, एक तो होता है मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में वो सारे मिनरल्स को अपन रखेंगे जिनमें मतलब मेटल जैसी प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं उनमें देखो कौन कौन से मिनरल्स आते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये जो है ये मेटेलिक एक तरह से कैटेगरी में अपने इनको रख सकते हैं। क्यों रखते हैं इनको मेटेलिक इस कैटेगरी में? क्योंकि देखो ये स्ट्रांग होते हैं, ये कंडक्टर अच्छे होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, डक्टाइल होते हैं। मतलब कि जब आप इनको, मतलब डक्टाइल का मतलब होता है कि इनमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब ये इस तरह से मूव कर सकते हैं, वापस से ये अपनी शेप में वापस से आ सकते हैं। अगर आपने इनको एक बार मोड़ा, फिर से ये अपनी शेप में लाना चाहते हो तो वापस से आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि एकदम हार्ड होते हैं कि एक बार मोड़ दिया तो वहीं पे ये वहीं पे अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। डक्टाइल होते हैं। मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं ये, इनको आप अलग अलग आगे दो कैटेगरी में और बांट सकते हो। एक होता है बेटा फेरस और एक होता है नॉन फेरस। तो जो फेरियस होता है उसमें होता है कि जो आयरन से बने होते हैं उनको बोलते हैं फेरस। मेटेलिक है लेकिन उसमें आयरन है तो उसको बोलेंगे फेरस। और जो मेटेलिक तो है लेकिन उसमें आयरन कंटेंट नहीं है तो उसको अपन बोलेंगे नॉन फेरियस आपका मेटेलिक मिनरल्स। ओके, देखो जैसे कुछ नॉन फेरियस मेटेलिक जो आपके मिनरल्स होते हैं उनके एग्जांपल है, जैसे गोल्ड, सिल्वर। इनको प्रीसियस मेटल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए इनको प्रीसियस मेटल भी बोलते हैं। कॉपर है, लेड है, बॉक्साइड है, टिन, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे नॉन मेटेलिक
आपके ओर्स हैं, ये आपके एक तरह से यहां पे कुछ मिस्टेक है। हाँ, देखो ये जो मैंने बताया कॉपर, लेड, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, ये एक तरह से है तो मेटेलिक ही, नॉन फेरियस ये मेटेलिक मिनरल्स है। और ये जनरली क्या होता है कि जो आपके नॉन मेटेलिक जो और होते हैं उनसे थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटेलिक आपके मिनरल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या है मिनरल्स, फ्यूल्स भी इनको बोलते हैं, और ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोल और पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपका जो टॉपिक आता है, हाँ बताओ। सर वो व्हाइट कलर का सर वो रॉक आती है सर, तो दैट टाइप कहते हैं सर, व्हाइट कलर वाली को अभी लाइमस्टोन कहते हैं। बेटा ऐसे तो याद नहीं है मुझे कौन सी कलर की रॉक को क्या बोलते हैं, लेकिन अलग अलग रॉक का अलग अलग कलर होता है, ठीक है। यस सर। ओके, इसके बाद में देखते हैं माइनिंग। देखो अपने को ये पता लग गया कि मिनरल्स हैं, नॉन मेटेलिक हैं कि मेटेलिक हैं। मेटेलिक हैं तो उसमें फेरियस है कि नॉन फेरियस है, ये अपने को पता लग गया। अपन आप क्या करेंगे, माइन से इनको निकालेंगे, तो उसमें अपने को माइनिंग करनी पड़ेगी। और माइनिंग की एक स्पेशल प्रोसेस होती है। जो माइनिंग है ये एक तरह से मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट में से निकालने की एक प्रोसेस है। इसमें कॉमर्शियल पर्पज होना चाहिए कि आप उसको निकालो, बेचो, उससे आपको कुछ पैसा है, ठीक है। इसके अलावा कि एक माइन को बनाने के लिए कि आपको माइन करना है, वहां से निकालना है आपको मिनरल, तो उसके लिए कम से कम ये होना चाहिए कि वहां पे इनफ मात्रा में आपके पास मिनरल जो है वहां पे डिपोजिशन उसका होना चाहिए, तभी आप वहां पे उसको निकाल पाओगे और उससे प्रॉफिट बना पाओगे। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ मेटल और मिनरल इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि मार्केट में उस मिनरल की वैल्यू ही नहीं है और आप उसको एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हो और उसको बेचने से कुछ पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो आपका जो खर्चा जो लग रहा है, जो आपका जो एक्सपेंसेस जो है वो ही आपके पूरे नहीं होंगे उस माइनिंग से, तो वो एक तरह से यूजफुल माइनिंग नहीं होगी। देखो इसके अलावा जो अलग अलग तरह की जो माइनिंग होती है वो, जैसे कि आपका आयरन और कोल, ये कई माइनिंग ऐसी होती है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही मिनरल को निकाला जाता है, वहां पे कई सारे मिनरल्स को एक साथ निकाला जाता है, उसके बाद उसको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग उसको बांटा जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो लेबर है उसका खर्चा बच जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। ये दोनों ही चीजें क्या है माइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा माइनिंग के पास में ही क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती है, जो उस कच्चे माल जो रॉ ओर्स होता है उसको एक तरह से यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा जो माइनिंग की जो कॉस्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाता है माइनिंग के लिए। क्वालिटी और ग्रेड, एक मिनरल या फिर और उसकी क्वालिटी और उसका जो ग्रेड है उसको भी ध्यान में रख के माइनिंग की जाती है। अगर गुड क्वालिटी का अगर कोई और है तो ही उससे प्रॉफिट आएगा, अगर गुड क्वालिटी का कोई और नहीं है तो उससे प्रॉफिट भी नहीं बन पाएगा, तो वो माइनिंग जो है वो वर्थ इट माइनिंग नहीं होगी। इसके अलावा कुछ अलग अलग माइनिंग में कुछ फिजिकल फीचर्स भी आपके माइनिंग को डिफिकल्ट और थोड़ा इजी बनाते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, किस तरह के टोपोग्राफी में वो माइनिंग हो रही है, वहाँ का वेदर, किस तरह का वहाँ का वेदर होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके माइनिंग और मिनरल को एक तरह से डिफ्रेंशिएट करती है, डिफिकल्ट और इजी बनाती है। इसके बाद में आता है कुछ माइनिंग के कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे देखो माइनिंग जो है उसमें देखो वेन्स और लोड्स होते हैं। वेन्स और लोड्स क्या होते हैं कि वेन्स तो ऐसे होते हैं कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे कुछ छोटे छोटे डिपोजिशन होते हैं जहां पे आपका मिनरल जो है वो रहते हैं, तो उसको तो बोलते हैं आप वेन्स। ये कहाँ पे होते हैं, ये जो रॉक्स होती है अर्थ में उसकी क्रैक्स में, क्रेवेंस में, फोल्ट एंड जॉइंट्स में, इसमें ये मिनरल्स आपके देखने को मिलते हैं। कम मात्रा में अगर ये हैं, कम क्वांटिटी में है तो उसको बोलेंगे वेन्स, और अच्छी खासी वेराइटी या फिर अच्छी खासी मात्रा में अगर ये है तो उसको बोलेंगे लोड्स। ओके, इसके अलावा ये आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ही आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स है ये बनती रहती है, अलग अलग टाइम पे ये बनती रहती है। इसके अलावा सेडिमेंट्री और डिपॉजिट्स, ये क्या होते हैं, देखो ये जो है आपके अलग अलग जो रॉक्स है उनकी लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लेयर में क्यों होते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं लेयर में बनती है, अलग अलग मतलब जैसे कहीं से वेदर होकर कोई मिट्टी आई वो डिपॉजिट हो गई तो उससे बनती है, तो अकुमुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन उसकी प्रोसेस में ये जो सेडिमेंट्री रॉक बनी है उसी में ये सेडिमेंट्री और डिपॉजिट जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, वहीं पे फंस के रह जाते हैं और वहीं से फिर बाद में अपन इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद में आता है वेदरिंग। वेदरिंग की प्रोसेस मैंने बताया था कि किसी भी रॉक का इरोजन होके कहीं और चला जाना, डिपॉजिट होना, उसको बोलते हैं आप, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। तो जो बॉक्साइट है ये एक तरह से बॉक्साइट से
एल्यूमिनियम मिलता है। तो एल्यूमिनियम का एक तरह से और है कौन सा, बॉक्साइट। और ये अक्सर कहाँ, डीप वेदरिंग जो होती है, अलग अलग वेराइटी की जो रॉक्स होती है, जैसे कि ट्रॉपिकल कंडीशन और सीजनल रेनफॉल जहाँ पे होता है, तो वहां पे ये इस तरह की आपको वेदरिंग देखने को मिलती है, और उसी वेदरिंग में आपका ये बॉक्साइट जो मिनरल है वो आपको मिलता है, ठीक है। और इसी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। इसके अलावा एलुवियल और प्लेसर डिपॉजिट्स, ये क्या होते हैं? देखो आपने रिवर वाला चैप्टर पढ़ा, तो रिवर वाले चैप्टर में आपने देखा था कि रिवर अपने साथ कुछ सेडिमेंट्री और कुछ रॉक जो है वो अपने साथ बहा के लेके जाती है, तो वो कहीं ना कहीं तो उसको डिपॉजिट करती है, उस इरोडेड रॉक पार्टिकल्स को। तो जहां पे जाके वो उसको डिपॉजिट करती है, तो उस डिपोजिशन को आप क्या बोलते हैं? उस डिपोजिशन को बोलते हैं अलुवियल सॉइल। जहां पे वो डिपॉजिट होता है उस सॉइल को क्या बोलते हैं? अलुवियल सॉइल। और उस अलुवियल सॉइल में जो मिनरल पाया जाता है, उस सॉइल में जो मिनरल पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? प्लेसर डिपॉजिट्स। ओके, सॉइल के साथ साथ में ये पार्टिकल्स होते हैं, इसके साथ में ही ये जो आपके प्लेसर डिपॉजिट्स जो होते हैं, ये इरोजन का एक तरह से विरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो रिवर बेड है उसका कटाव जो है इतना नहीं हो पाता है। ओके, तो ये था कुछ आपका माइंस से रिलेटेड टॉपिक। अब अपन देखेंगे एक सब टॉपिक, आपको डायरेक्ट जंप करना है। सर हाँ बोलो। सर मैं से पूछ रही थी कि सर गुड, आई थोड़ा सा सर ऊपर करो, थर्ड नंबर वाला पॉइंट। चलो हाँ सर, इसमें लिखा था ग्रेड ऑफ द और, तो सर ग्रेड ऑफ द और मतलब सर उसकी भी अपनी एक ग्रेड होती है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी। हाँ, उनकी ग्रेड होती है जो अच्छे क्वालिटी का, एक तरह से क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड दी जाती है। अच्छी, सबसे अच्छी क्वालिटी तो ए ग्रेड है, उसके कम क्वालिटी तो उसको बी ग्रेड बोलेंगे। ऐसे उसमें ग्रेडिंग की जाती है अलग अलग मिनरल की। ओके, सर उनकी ग्रेडिंग की जाती है उसमें। हाँ चलो नेक्स्ट है आपको इसमें सर डीप वेदरिंग, यानी डीप वेदरिंग मतलब होता है कि बिल्कुल गहराई में वो जो कटाव होता है, मतलब गहराई तक जो कटाव होता है उसको बोलते हैं डीप वेदरिंग, इरोजन। चलो इसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 4.7 निकालना है। पॉइंट नंबर 4.7। भाई ये तो है ही नहीं। अरे बेटा पेज नंबर 57। इंडिकेशन ऑफ मिनरल्स। हाँ, इंडिकेशन, इंडिकेशन नहीं है बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ओके, देखो अभी तक अपन ने मिनरल्स के बारे में देख लिया, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, माइनिंग का प्रोसेस भी देख लिया। अब अपन देखते हैं कुछ मिनरल्स जो होते हैं उनको अपन पहचानेंगे और अलग अलग टाइप में उनको बांटेंगे। उसके बाद में अपन उनको अलग अलग तरह से एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बताया ना आपको कि अलग अलग तरह के उसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, कलर होता है, उसका टेक्सचर होता है, कैसे वो दिखेगा। तो जैसे कलर है, डेंसिटी है, हार्डनेस है, केमिकल प्रॉपर्टी है, ये सारे क्या है, जैसे सोल्युबिलिटी है। तो ये सारे क्या है, एक तरह से एक मिनरल को आइडेंटिफाई करने के कुछ फीचर्स हैं, इनके द्वारा अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया तो अपन अब क्या करेंगे, इनको अपन अलग अलग टाइप में बांट देंगे, जिससे अपने को पढ़ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स को दो तरह से बांटा था। कौन कौन से बांटे थे? एक तो मेटेलिक थे और एक नॉन मेटेलिक थे। उसके बाद अपन पढ़ के आए हैं कि मेटेलिक को अपन ने दो तरह से बांटा, एक अपन ने बोला फेरस और एक अपन ने बोला नॉन फेरस। जिसमें लोहा है, आयरन है, उसको फेरस, जिसमें लोहा नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन फेरस। जैसे फेरस वाले हैं आयरन मैग्नीशियम, और नॉन फेरस वाले हैं जैसे कॉपर गोल्ड सिल्वर, ये सारे। ओके, ये तो हो गए मेटेलिक। अभी देखो नॉन मेटेलिक में भी दो तरह के होते हैं, जैसे एक तो होते हैं मिनरल फ्यूल्स और एक होते हैं कुछ अदर्स। मिनरल फ्यूल्स में देखो, मिनरल फ्यूल्स को भी अगर फर्दर अपन डिवाइड करें तो उसमें सॉलिड फ्यूल्स में कौन से आते हैं? जैसे कोल है, न्यूक्लियर मिनरल्स हैं जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सारे भी क्या हैं? मिनरल्स ही तो हैं। तो ये सॉलिड आपके मिनरल्स फ्यूल्स में आ जाते हैं। इसके अलावा लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं पेट्रोलियम, जिससे कि डीजल, पेट्रोल, ये सब मिलता है। इसके अलावा गैसियस फॉर्म में भी आते हैं कुछ मिनरल फ्यूल्स, जैसे कि नेचुरल गैस आती है, एलपीजी। ओके, तो ये सारे क्या है? आपके मिनरल फ्यूल्स हैं। अदर में देखो, अदर में जैसे माइका, साल्ट, माइका जैसे कि एक तरह से जो चिकनी मिट्टी होती है उसको बोलते हैं माइका, और साल्ट वगैरह। तो ये सारे क्या है? एक तरह से टाइप्स ऑफ मिनरल्स की एक स्ट्रक्चर है। अपन इस चैप्टर को इसी तरह से पढ़ेंगे तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें मेटेलिक मिनरल्स। ओके, सबसे पहला इसमें पॉइंट अपन देखेंगे मेटेलिक मिनरल्स। ओके, देखो मेटेलिक जो मिनरल्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि मेटल एक तरह से रॉ फॉर्म में मेटल होता है। ठीक है, तो ये होता है मेटेलिक। मेटेलिक जो आपके मिनरल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस वाले होते हैं, और ये अच्छे एक तरह से कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनके द्वारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी इनके द्वारा पास की जा सकती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? लस्टर और शाइन होता है। लस्टर का मतलब होता है एक तरह से लचीलापन, और शाइन का मतलब जैसे चमकीलापन। तो ये भी इनका एक तरह से स्पेसिफिकेशन है।
इसके अलावा देखो मैंने बताया आपको मेटेलिक दो तरह से होते हैं, एक तो फेरियस होते हैं और एक नॉन फेरियस होते हैं। फेरियस मतलब जिसमें आयरन आयरन होता है तो उसको अपन बोलेंगे फेरियस, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया था आयरन मैग्नीशियम। क्रोमेट एक तरह से ये भी एक एग्जांपल है। पाइराइट ये भी एक एग्जांपल है किसका, फेरस मेटेलिक मिनरल्स का। नॉन फेरियस मिनरल्स जो होते हैं उनमें आपका आयरन जो है वो नहीं होता है, जैसे कॉपर, गोल्ड, टिन, लेड, सॉरी हाँ लेड, ये सारे क्या है आपके नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। ओके, इसके बाद में देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक हो गए, अब देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्या बोल रहा है ये, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं होते हैं उसको अपन बोलेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके अलावा ये मोल्टन नहीं होते और ये एक तरह से अलग अलग फॉर्म दे नॉर कैन बी दे मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। देखो एक तरह से इसका मतलब ये है कि अगर ये एक शेप में है तो आप इसको दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर उसी शेप में होते हैं। तो एक तरह से ये लचीले नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर इनका शेप होता है उसी शेप में ये मिलते हैं। दो टाइप से अपन इनको देख सकते हैं, जैसे मिनरल फ्यूल्स। क्या अपन इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते ना, नहीं कर नॉन सकते, मेटल्स को। नॉन मेटल को आप रिमोल्ड नहीं कर सकते। जैसे जो मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं उनको आप जब जलाते हो तो उनसे एनर्जी आपको मिलती है। जैसे एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, हीट और लाइट की फॉर्म में मिलती है, और इससे आपके जो अलग अलग मशीनें जो है वो वर्क करती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, सॉलिड का मतलब जैसे आपके हैं कोल, यूरेनियम, थोरियम, ये सारे। लिक्विड जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और गैसियस मतलब कि नेचुरल गैस। ये सारे क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल फ्यूल्स। ओके, इसके अलावा कुछ और भी हैं अदर नॉन मेटेलिक मिनरल फ्यूल्स, जैसे कि मरकरी, डायमंड, माइका, सल्फर, टेबल साल्ट। ये भी क्या है, ये भी आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। ठीक है, ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जिनके अलग अलग यूज आप देखते हो। इसके अलावा देखो एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मैंने आपको एक सब टॉपिक बताया था, माइंस का एक सब टॉपिक बताया था कि माइंस क्या कैसे होता है। तो माइंस में देखो तीन तरह से मैंने बताया था, एक तो माइनिंग होती है, ड्रिलिंग होती है और क्वेरिंग होती है। माइनिंग का मतलब आपने ओपन कास्ट माइनिंग की, बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल पूरी मिट्टी को उठा के खोद रहे हैं वहां से, जैसे कोल की माइनिंग होती है ओपन कास्ट माइनिंग। और इसके अलावा शाफ्ट माइनिंग, जिसमें आपने कुछ सुरंग बनाई और उसके सहायता से आप उसमें से मिनरल्स को निकाल रहे हो। ड्रिलिंग जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की ड्रिलिंग करके बाहर निकालते हैं। और क्वेरिंग, इसमें आप ऊपर की सतह को तो नहीं हटाते, लेकिन बिल्कुल ऊपर की सतह के जस्ट नीचे, बिल्कुल मतलब ज्यादा अंदर नहीं, ऊपर की सतह से ही आप मिनरल्स को निकालते हैं, उसको बोलते हैं क्वेरिंग। ये हो गया नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सर इसमें पूरा सर इनको आगे डिफाइन क्यों नहीं किया सर, क्यों नहीं किया इसकी मर्जी। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें डिफाइन करने लायक कुछ है नहीं बेटा, इसलिए नहीं किया। मैं बता दिया ना आपको वही चीजें। देखो इसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है, उसको भी देख लो। द ओल्डेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दे डेट फ्रॉम 4,300 मिलियन ईयर्स एगो, ओनली 3 बिलियन ईयर्स आफ्टर द अर्थ वॉज फॉर्म्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जन्म कब हुआ था, अर्थ का जन्म हुआ था बेटा अप्रोक्सीमेट 4,000 लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। बिलियन, बिलियन, ठीक है, 4.5 बिलियन। तो इसको आप मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो इसका मिलियन में हो जाएगा 4,500 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, तो लगभग इस टाइम पे अपनी अर्थ बनी थी, और इसके अर्थ के बनने के लगभग आपको मैं बताऊं तो लगभग देखो 4,300 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब कि 300 बिलियन ईयर्स जस्ट बाद में, जब अपनी अर्थ बनी थी ना, उसके 300 बिलियन ईयर्स के बाद में ही ये जो रॉक अपने को मिली है उसका फॉर्मेशन हो गया था। और रॉक का एक तरह से कैसे पता लगता है कि ये इतनी पुरानी रॉक है, तो इसकी अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें एक मेथड है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिसमें क्या करते हैं कि उसमें उस रॉक की एक तरह से उम्र, रॉक हो या फिर कोई अलग कोई सब्सटेंस हो, उसकी उम्र जो है उसको पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग की प्रोसेस से। और भी मेथड है जिससे अलग अलग सब्सटेंस की उम्र का पता लगाया जाता है। ओके, तो कहाँ मिली है ये मिली है आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न जो पार्ट है वहां पे मिली है। ओके, इसके बाद में आप पॉइंट नंबर निकालो 4.3। 4.3 यस सर। चलो अभी अपन ने देखा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आयरन जो है अपने जो इंडिया है उसके लिए एक तरह से अपने इंडिया में आयरन अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। हाँ बोलो। सो क्लासेस ज्वाइन नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है? पता नहीं सर, वो आपके पास मैसेज किया।
आपके पास रेसिपी? उसको बोलो कि वापस से रिक्वेस्ट डालो, ठीक है? मैसेज करने से थोड़ा ना ज्वाइन होगा। चलो देखो, आयरन जो है अपने यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, अलग अलग जगह में, पूरे ऑल इंडिया में अपने को आयरन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो वर्तमान जो एक तरह से सभ्यता है, उसका बैकबोन है। आयरन के बिना कुछ भी आप नहीं पॉसिबल, आयरन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है वर्तमान में। आयरन और आर ऑफ 4 वेराइटीज, 4 अलग अलग तरह की वैरायटी में पाया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, क्योंकि उसमें 72% आयरन होता है। सेकंड नंबर आता है हेमेटाइट का, जिसमें 60 to 70% आयरन होता है। थर्ड नंबर आता है लिमोनाइट, जिसमें 40% के आसपास, 40 to 60% के आसपास इसमें आयरन होता है। सबसे जो लो क्वालिटी का जो आपका आयरन होता है उसको बोलते हैं सीडेराइट, और इसमें 40 से 50% का आपको आयरन देखने को मिलता है। आयरन इससे भी कम क्वालिटी के होते हैं, लेकिन वो उनकी माइनिंग जो है वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि जितना उनका कॉस्ट है, माइनिंग का कॉस्ट है, वो ही नहीं निकल पाता, क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है वो कम होती है। 30% से भी कम अगर किसी और में आयरन कंटेंट कम है, तो इसका मतलब वो माइनिंग के लायक वो और आयरन और नहीं है। इंडिया में देखो तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये ऐसे रीजन है जहां पे आपको आयरन और डिपोजिट्स अच्छी खासी मात्रा में मिलता है। बहुत सारा डिपोजिशन वहां पे है और वहां से प्रोडक्शन भी हो रहा है। इंडिया में जो है पूरे वर्ल्ड का 20% एक तरह से रिजर्व, मतलब कि अभी तक है, ऐसा नहीं है कि निकाला जाता है, अभी तक रिजर्व है, इतना तो स्टॉक अपने पास है। 20% आपका आयरन जो है, वर्ल्ड का 20% आयरन इंडिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में इंडिया जो है वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। ओके, और यहाँ से जो आयरन जो निकलता है, वो मैक्सिमम जो आयरन है वो जापान में भेजा जाता है। अपना जो आयरन है वो जापान खरीदता है, वहाँ पे ये भेजा जाता है। इसके अलावा कॉपर जो है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि इसकी क्या होती है कि इसमें एक क्वालिटी होती है कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इस वजह से कॉपर का यूज इलेक्ट्रिसिटी वायर और इक्विपमेंट बनाने में किया जाता है। तो कॉपर जो एक तरह से सॉफ्ट मेटल है, लेकिन इसको मिक्स किया जाता है टिन ब्रॉन्ज इसकी सहायता से, जिससे कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और उसका यूज आप कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया जो है उसमें भी कॉपर के रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि झारखंड और राजस्थान। राजस्थान में मैं बताऊं तो राजस्थान में झुंझुनू जिला है, और झुंझुनू में एक तरह से एक छोटी सी सिटी है जिसको बोलते हैं खेतरी। तो वहां से कॉपर की माइनिंग आज से नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से वहां पे माइनिंग हो रही है। ओके, तो अपने यहाँ पे राजस्थान में कॉपर अच्छी खासी मात्रा में। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम मिलता है। तो एल्यूमिनियम को निकालने के लिए बॉक्साइट का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस स्मेल्टिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या करते हैं कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालते हैं, और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से दो अलग अलग कैथोड और एनोड बनाए जाते हैं, और उसमें जो आपका जो बॉक्साइट है उसको डाल दिया जाता है उस पूरे मिक्सचर में। तो उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पे वो जो एल्यूमिनियम जो है वो पूरा वहां पे चिपक जाता है, और फिर वहां से उसको निकाल लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोसिस स्मेल्टिंग प्रोसेस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लाइट मेटल है, और इसके मैन्युफैक्चरिंग करने से इसका यूज किस में होता है? एरोप्लेन बनाने में होता है, यूटेनलिस बनाने में, और हाउस होल्ड्स के जो अलग अलग जो गुड्स हैं उसको बनाने में एल्यूमिनियम का यूज होता है, क्योंकि हार्ड तो होता ही है लेकिन उसके साथ साथ ये हल्का भी होता है। तो लाइट एलिमेंट होने की वजह से इसका यूज किया जाता है आयरन के एक तरह से सब्सटीट्यूट के रूप में। इंडिया जो है उसमें बॉक्साइट के अच्छे खासे डिपॉजिट हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बॉक्साइट निकाला जाता है, जहाँ से एल्यूमिनियम बनता है। तो ये कुछ मेटेलिक आपके इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे। तो इसके अलावा अपन अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 4.5 नंबर निकालो, और उसमें अपन देखेंगे पावर और एनर्जी रिसोर्सेज। देखो, जो आपके पावर और एनर्जी रिसोर्सेज है उसमें अपने को जो अपन देखेंगे उसमें अलग अलग तरह के रिसोर्सेज अपन पढ़ के आए ऊपर। सॉलिड भी थे, कुछ लिक्विड थे, कुछ नेचुरल थे, सॉरी कुछ गैसियस फॉर्म में थे, वो सारे अपन इसमें देखेंगे। उनको भी अलग अलग फर्दर डिवाइड करेंगे, कन्वेंशनल कौन से सोर्सेज है और नॉन कन्वेंशनल कौन से सोर्सेज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने को एक तरह से वर्क करने की कैपेसिटी देता है उसको बोलते हैं पावर एनर्जी। ओके, जैसे अभी अपन क्लास ले पा रहे हैं किसकी सहायता से? इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से आपके गैजेट्स चल रहे हैं और उसकी सहायता से अपन काम कर पा रहे हैं। तो पावर रिसोर्सेज यही यूज करते हैं, इसी तरह से यूज में आते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के पावर रिसोर्सेज हैं। फायर, सन एंड ए नेचुरल हॉट स्प्रिंग गिव्स डायरेक्ट हीटिंग एंड आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे जो आग है, सन से जो एनर्जी मिलती है, या फिर जो हॉट स्प्रिंग्स है जो गर्म
वाटर के जो तालाब होते हैं, हॉट स्प्रिंग का मतलब समझते हो ना, कि गर्म वाटर के तालाब जो होते हैं, तो उनको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो इनसे अपने को डायरेक्ट हीट मिलती है और इसको अपन डायरेक्ट ही यूज कर सकते हैं। एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को जला के आप इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हो और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, तो ये भी क्या है, एक पावर रिसोर्सेज है। कहां से आ रहा है ये फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से आ रहा है। फॉसिल फ्यूल से एनर्जी नहीं मिल रही है, लेकिन फॉसिल फ्यूल को जलाने से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए पावर का काम कर रही है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी इज कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी। जैसे कि बैटरी होती है उसमें भी स्टोर होती है एनर्जी। देयर आर 5 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन कौन से सोर्सेज हैं एनर्जी के? जैसे कोल है, ऑयल, नेचुरल गैस, फॉलिंग वाटर, जो आप देखते हो ना डैम वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप देखते हो बनाते हैं, उसमें टरबाइन घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी से आपके न्यूक्लियर पावर आपको मिलती है। तो ये सारे क्या है, 5 अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कैटेगराइज इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं? कन्वेंशनल का मतलब होता है एक तरह से पारंपरिक, जो अभी तक जो मतलब चलते आ रहे हैं, जिनका यूज जो है आप अपने जो एंसेस्टर जो थे, अपनी जो पुरानी पीढ़ियां थी, वो भी उसका एनर्जी के रूप में यूज करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। और जो नए जो रिसोर्सेज जो मेथड बने हैं पावर जनरेट करने के, उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल सोर्सेज में क्या, जैसे कोल है, कोल का यूज तो बहुत सदियों से चला आ रहा है कि कोयले को जला के एनर्जी मिलती है, खाना बनाते हैं ना, तो ये कोल का ही एक तरह से यूज है। कन्वेंशनल सोर्स है पेट्रोलियम। आपने देखा होगा कि बहुत साल पहले से ही पेट्रोल का यूज किया जाता है, डीजल का यूज किया जाता है ट्रेन वगैरह चलाने में, गाड़ियां चलाने में। नेचुरल गैस का यूज किया जाता है चीजों को चलाने में। इलेक्ट्रिसिटी, बहुत पहले से इलेक्ट्रिसिटी है, करीब 300-400 साल पहले से इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, कन्वेंशनल सोर्स, जो कि अपने पुराने जो पीढ़ियां हैं वो काम में लेते आई है। अब जो नए जो सोर्सेज है, जो नई तरह से जो मेथड है जिनसे एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब वो कौन से? जैसे सोलर एनर्जी। लोगों को अब पता लगा कि सोलर की जो धूप आती है उससे भी आप एनर्जी बना सकते हो, तो ये क्या हो गई, सोलर एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। विंड एनर्जी, विंड से भी एनर्जी बनती है, जो टरबाइन है उसको घुमाते हैं, सॉरी जो विंड फैन है उसको घुमाया जाता है और उससे आपकी एनर्जी बनती है। टाइडल एनर्जी, टाइड जब आती है ना, जैसे समुद्र में जो पानी है वो थोड़ा कुछ टाइम के लिए ऊपर उठता है और फिर कुछ टाइम बाद में वापस नीचे जाता है, तो उससे भी क्या है, वो आगे पीछे जब वो पानी आता है तो उससे भी आप एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, जो गीजर्स होते हैं, गीजर्स या फिर हॉट स्प्रिंग्स, ये क्या है, ये है आपके गर्म पानी के तालाब या कुंड। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा ही गीजर है, गर्म पानी का तालाब है। जैसे ऐसे बोलते हैं कि वहां पे उस तालाब में नहाने से जो आपकी स्किन डिजीज है वो चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि वो नेचुरली उसमें ऐसे केमिकल हैं, रॉक्स के केमिकल हैं उसमें नेचुरली उस पानी में, कि वो जो जर्म्स हैं उनको मार देते हैं और उससे जो आपकी स्किन जो है, उसके जो बैक्टीरिया या जो जर्म्स हैं वो मर जाते हैं, उससे ऑटोमेटिकली वो डिजीज जो है वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे जियोथर्मल एनर्जी है, उसका भी यूज आप कर सकते हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गर्म होता है वो पानी, कोई इंसान गर्म नहीं करता, वो जमीन से उसमें से हीट आती है, उससे वो गर्म होता है। हर जगह पे नहीं होता ये, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स पे ही ये आपको देखने को मिलता है। एटॉमिक एनर्जी, जो आप देखते हो ना, न्यूक्लियर पावर, जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनसे भी आप एनर्जी बनाते हो, तो एटॉमिक एनर्जी भी अभी नई तरह की एनर्जी है। बायोगैस, बायोगैस मतलब जैसे आप देखते हो कि गोबर से एक तरह से गैस बनाते हैं और फिर उसका यूज करते हैं खाना बनाने में या फिर कोई भी मशीन चलाने में। तो ये भी क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, जो नए मेथड अभी नई तरह से बनाए गए हैं, तो इनका भी यूज किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ओके, इसके अलावा ये जो है अपन इनको थोड़ा डिफाइन करके आराम से पढ़ेंगे। तो एक बार में इनकी पूरा पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इनका एक चार्ट दिखा देता हूँ कि कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे अभी वेट करना, एक चार्ट आएगा। ओके, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके बेटा, ये जो है आपके सामने एक कन्वेंशनल सोर्सेज जो है उसका एक चार्ट है। तो उसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह के कन्वेंशनल सोर्सेज है, जैसे कि ऑयल। ऑयल में जैसे कि क्या होता है, इसके एडवांटेज, इसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री का एक तरह से बेसिस है, जहाँ से आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, इनसे आप ऑयल को यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। देखो, जब भी आप ऐसे कन्वेंशनल सोर्स, जैसे कि गैस को आप कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लीकेज का खतरा रहता है। अगर लीकेज हो गया तो वहां पे आग लगने का खतरा होता है, क्योंकि ये जो सोर्सेज है इनमें ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही।
तो इस वजह से इनका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। पोल्यूटेंट रिलीज कॉल्ड एसिड रेन्स, देखो इनसे जो पोल्यूशन जो निकलता है, जैसे कि इनसे निकलता है NO2 निकलता है, SO2 निकलता है, CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये सारे क्या है, ये एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं गैसेज। फिर एटमॉस्फेयर में जब फैल जाती है तो जब बरसात होती है तो बरसात के साथ साथ ये क्या है, रेनफॉल के साथ साथ आती है, और इससे क्या एसिड रेन का खतरा बना रहता है। एसिड रेन से एक तरह से एसिड रेन का मेन जो कारण है वो क्या है, आपका ऑयल से जो जला हुआ जो पोल्यूशन जो है उसकी वजह से एसिड रेन होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी, देखो नया एक तरह से इस तरह के नए ये डिपॉजिट खोजना ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, पैसा खूब खर्च करना पड़ता है तब जाके आपको डिपॉजिट्स मिलते हैं। जैसे अपने राजस्थान में मैं बताऊं तो अपना बाड़मेर और जैसलमेर जो इलाका है उसमें हाल ही में लगभग 2013 के आसपास वहां पे ऑयल के जो है रिजर्व मिले थे कि वहां पे ऑयल है जमीन में, तो उसका एक्सट्रैक्शन अब जाके हो रहा है कितने सालों बाद में, 10-12 साल के बाद में वहां पे अब जाके वहां पे ऑयल रिफाइनरी लगी है जिससे कि ऑयल निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा बहुत ज्यादा लगता है बेटा, ऐसी चीजों को सेटअप करने में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है क्योंकि सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई ऑयल की। इसके अलावा नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में देखो इसको इजी ट्रांसपोर्ट है क्योंकि पाइपलाइन से डायरेक्ट भेज सकते हो आप इसको। हरियाणा से भेजनी है आपको ये ओडिशा में, पाइपलाइन बिछाओ, पाइपलाइन से वॉल खोला और पाइप से डायरेक्ट ही चली गई गैस, तो इजी ट्रांसपोर्ट है। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ऑयल और कोल को जलाने से जितना पोल्यूशन होता है उससे बहुत कम पोल्यूशन नेचुरल गैस या फिर ऐसी ही कोई गैस को जलाने से होता है। चीपर देन ऑयल, ऑयल से ये सस्ती होती है। आपने देखा होगा कि आजकल के जो जितने भी व्हीकल हैं वो सारे क्या या तो CNG पे चलने वाले आ रहे हैं या फिर सोलर एनर्जी या फिर जो बैटरी से चलने वाले ये आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ते होते हैं। इसके अलावा है फायरवुड, देखो फायरवुड जो है आपने घर में देखा ही होगा कि यूज करते हैं, आप तो नहीं करते लेकिन पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे। एडवांटेज क्या है, इजी एक्सेस है, लकड़ी को काट के लाए और जला लिया। इसके अलावा प्रोवाइड एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सस्ती है इस वजह से बहुत सारे लोग जो है अभी भी इसी तरह से खाना बनाते हैं, इसी तरह से इसका यूज करते हैं वुड का। डिसएडवांटेज क्या है कि कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, लकड़ी को काटोगे फिर वो सूखेगी फिर उसको आप जलाओगे, लेके आओगे, ट्रांसपोर्ट लेके आओगे उसको, तो ये थोड़ा सा क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पोल्यूटिंग, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, आपको पता है लकड़ी को जलाने से। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे क्या होता है, जैसे इससे क्या होता है जब भी आप लकड़ी को जलाते हो तो धुआं निकलता है, उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग गैसेज होती है, जैसे CO2 है, CO है, उसमें SO2 है, NO2 है, तो ये सारी गैसेज जब निकलती है तो ये सारी गैसेज क्या है एक तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाने में काम करती है। जैसे CO2 है, CO2 एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है, तो जब आप लकड़ी को जलाते हो तो उससे CO2 निकलेगी और वो क्या करेगी आपके एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी तो ये क्या करेगी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बनाएगी, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक तरह से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है आपके सॉरी ग्रीन हाउस में जैसे CO2 जो है उसकी वजह से आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे ग्लोबल वार्मिंग से आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, डिफोरेस्टेशन, इससे एक तरह से मेजर समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि आपने जो है वुड को काट लिया, अब वहां पे कहाँ से काटोगे, फॉरेस्ट से ही काटोगे, तो ये क्या होगा डिफोरेस्टेशन को भी प्रमोट करता है। ये फायर वर्ड नहीं है, ये फायर वुड है, WOOD, चेक कर लेना। ओके, इसके बाद में आता है कोल। एडवांटेज क्या है, कोल में देखो आप एक्सटेंसिवली इसको आप अवेलेबल है, क्योंकि मैंने बताया ना इंडिया में 20% अपना रिजर्व है, वर्ल्ड का 20% रिजर्व अपने इंडिया में है, तो बहुत सारा अपने पास कोल अवेलेबल है, तो आप कोल को निकाल सकते हो एफिशिएंटली। देखो ये क्या होता है कि कोल को जलाने से अलग अलग तरह के जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो होते हैं ना, जैसे प्लांट होते हैं, तो उसमें कोल को जला के वाटर को वेपर में बनाया जाता है और फिर उससे क्या है, उससे एनर्जी बनाई जाती है, टरबाइन घूमता है उससे और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इसका यूज जो है बहुत ही मतलब बहुत आसानी से किया जाता है और बहुत सालों से किया जा रहा है। तो कोल जो है एक तरह से कन्वेंशनल सोर्स है। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कोल को जलाओगे तो भी धुआं निकलेगी, तो पोल्यूटिंग सोर्सेज है, और इसके अलावा इसका ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए जहां पे कोल होता है वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो ज्यादा सस्ती वो बिजली बनती है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जो है इसका थोड़ा ज्यादा आता है। इसके अलावा आता है हाइडल पावर। हाइडल पावर मतलब कि पानी से बनाई हुई बिजली। तो इसमें देखो एडवांटेज क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, क्योंकि पानी से बनाओगे बिजली तो क्या ही आपका पोल्यूशन होगा। डैम बनाया, डैम से पानी जो है आपने टरबाइन के ऊपर डाला, टरबाइन से वो टरबाइन घूमेगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, तो पोल्यूशन होने का कोई भी वहां पे चांस नहीं है। प्रोमोटिंग इरिगेशन एंड फ्लैशिंग, देखो इसमें क्या होता है कि आपके जब भी आप ऐसे कोई डैम बनाते हो तो उसमें क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है तो उससे इरिगेशन भी आराम से हो जाता है और वहां से फिशिंग भी आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, ये फ्लैशिंग नहीं है, फिशिंग है। इसके अलावा चीप होता है, सस्ता पड़ता है, ऐसी तरह से इस तरह से आप जब कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। डिसएडवांटेज क्या है,
डिसएडवांटेज ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जब भी आप कोई डैम बनाते हो तो डैम से पानी इकट्ठा होगा, अब पानी इकट्ठा होगा तो बहुत सारे गांव जो है वो सबमर्ज हो जाएंगे, तो उनको वहां से जाना पड़ेगा, तो लोकल कम्युनिटी को वहां से डिसप्लेसमेंट करना पड़ेगा, वहां से निकाल के कहीं और जाके बसाना पड़ेगा। इसके अलावा इसका मतलब पता नहीं है। इसके अलावा देखो एक्सपेंसिव टू सेटअप, एक्सपेंसिव क्यों है, डैम बनाओगे तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, डैम बनाओगे वहां पे लोकल कम्युनिटी को हटाओगे तो बहुत सारा आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा उन लोगों को। उसके बाद में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि जैसे बाढ़ आ गई तो उसको मैनेज करना, तो ये क्या था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेटअप है। एक बार सेट कर दिया तो फिर पैसा कम लगता है, लेकिन सेटअप करने में इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता है। तो ये कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज थे एनर्जी के। ओके, आप देखो जब कन्वेंशनल सोर्सेज देख लिया आपने तो एक लिस्ट जो है वो नॉन कन्वेंशनल की भी आप साथ में देख लो। ओके, जिससे कि आपका जो डाउट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलो ये कुछ है, नहीं आ रही बेटा, अब बताओ। सर ये जीईओ अभी बीच में बड़ा है ना, जियो मैक्सिकन कुछ ऐसा आया था ना, हाँ हाँ, अलग अलग टाइप के। सर ये जियो का मतलब क्या होता है, जीईओ? जियो का मतलब होता है एक तरह से पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो कि धरातल से संबंधित, जो लैंड सरफेस होता है उससे संबंधित। जियो का मतलब होता है एक तरह से सरफेस, जो अपनी जो क्रस्ट है, जो जमीन है, उससे संबंधित। सर एटॉमिक एनर्जी क्या होती है सर? एटॉमिक एनर्जी होती है जिससे कि आपके न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। यूरेनियम और थोरियम बेटा कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं, उनको जब ब्रेक करते हैं या फिर उनको जब मिलाते हैं ना तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और वो इतनी एनर्जी होती है कि वो बार बार में चेन रिएक्शन होती है, वो आती जाती है। तो एक बार वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो चेन रिएक्शन होती है, बनती जाती है। थोड़ा सा ये खतरनाक है किस तरह की एनर्जी बनाना, लेकिन इससे भी आप इलेक्ट्रिसिटी अपने यहाँ पे बनाई जाती है। जैसे तमिलनाडु में कुडनकुलम एक जगह है जहाँ पे ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अपने पूरे इंडिया में लगभग 9 से 11 ऐसे पावर प्लांट हैं जो कि आपके न्यूक्लियर एनर्जी से बने हुए हैं। जैसे अपने राजस्थान में भी एक है, आपने देखा होगा, राजस्थान में रावत बाटा नाम से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है। इसी तरह से एनर्जी बनाई जाती है यूरेनियम का यूज करके। क्या कुछ और डाउट है किसी को? सर ऐसा पूछ रही हूँ, कौन सा प्लांट अभी आपने नाम बताया ना, अपने राजस्थान में कैसा न्यूक्लियर प्लांट जिसका एनर्जी बनाया जाता है, उस प्लांट का नाम बताओ। रावत बाटा। और सर है ना, एसिड रेन से अपन को क्या हार्म है? एसिड रेन से सबसे पहला तो देखो इसमें एक तरह से नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्किन डिजीज होती है। अभी आप बोलोगे कि सर जब एसिड रेन होगी तो हम तो कमरे में चले जाएंगे, हमारे तो एसिड रेन हमारे ऊपर आएगी नहीं। तो बेटा जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो तो बाहर ही रहते हैं, उनको स्किन डिजीज होने का खतरा रहता है। दूसरी चीज़, जो आपके जो क्रॉप्स हैं उसको यहाँ पे खतरा होता है एसिड रेन से। इसके अलावा जो आपके जो मोन्यूमेंट्स हैं अलग अलग, आपने देखा होगा जैसे ताजमहल है, आपने देखा होगा ताजमहल का जो पत्थर जो है व्हाइट कलर का पत्थर यूज किया गया उसमें, लेकिन वो एसिड रेन की वजह से क्या हुआ कि वो पीला रंग का पड़ गया वो पत्थर, तो उसका एक तरह से इरोजन या फिर उसका कलर चेंज होना, ये भी क्या है, एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो उससे क्या है कि नुकसान तो है ही चीजों का। ओके, एसिड रेन मैंने तो कभी देखा ही नहीं आते हुए। अच्छा देखा नहीं, मैं बताऊं एसिड रेन कब होता है। जब भी सीजन की फर्स्ट रेन जो होती है ना, फर्स्ट रेन जो होती है वो एक तरह से एसिड रेन ही होती है। जो शुरुआत की जो रेन होती है ना बेटा, उस रेन में आपको बाहर नहाना नहीं चाहिए। क्यों? बहुत जब टाइम से जब रेन होती है ना, बहुत टाइम के बाद में जब रेन होती है, उसमें आपको बाहर नहाना नहीं चाहिए, वो एक तरह से एसिड रेन ही होती है। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा पोल्यूशन जो अपने एटमॉस्फेयर में है उससे रिएक्शन करके नीचे आती है, तो वो सारी जो पोल्यूशन जो है उसको अपने साथ में लेके आती है फर्स्ट जो बारिश होती है। अब जैसे अभी मानसून सीजन चल रहा है, तो अभी जो बारिश हो रही है वो एसिड रेन नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बार बार में बारिश आ रही है, तो जितना पोल्यूशन था वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जो है वो नीचे आ चुका है। ओके, चलो और कोई डाउट है? चलो एक जो यहाँ पे टेबल है उसको और देख लो, उसके बाद आज का क्लास है अपन इसको यहीं पे और करेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखो इसमें सबसे पहला आता है विंड एनर्जी। एडवांटेज क्या है विंड एनर्जी के? एडवांटेज इसमें ये है कि आप जो है ये नॉन पोल्यूटिंग है। आपने एक पवन चक्की लगाई, विंड आपने टर्बाइन लगाई और उससे वो हवा से वो घूम रही है और उससे एनर्जी बन रही है, तो उसमें क्या ही पोल्यूशन होगा। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे सस्ता पड़ता है ये। सेफ और क्लीन है, इसमें कोई किसी तरह का कोई पोल्यूशन इसमें जनरेट नहीं होता है। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है बेटा, ये सबसे ज्यादा तो क्या करती है, नॉइज पोल्यूशन करती है। जब वो विंड घूमती है ना, टर्बाइन घूमती है, तो वो आवाज बहुत ज्यादा करती है। तो इसलिए ऐसी जो टर्बाइन जो है इनको पहाड़ों पे लगाया जाता है जहां पे लोग नहीं रहते हैं, हवा खूब ज्यादा चलती है तो वहां पे लगाया जाता है। आपने देखा होगा अपने जो हर्ष के जो पर्वत है, अपने राजस्थान में जो हर्ष पर्वत है जहाँ पे जीण माता का मंदिर है, वहां पे ऐसी विंड टर्बाइन लगी हुई है। कभी जाओ तो देखना, रास्ते में ही आती है।
विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप। जो विंड मिल जो आती है ना, जो मैंने बताया कि जो पंखे होते हैं, बड़े बड़े पंखे होते हैं जो घूमते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तरह से टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, तो उसके लिए उसकी वजह से ये क्या कॉस्टली होते हैं। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन। देखो जब ये विंड टर्बाइन घूमता है ना, तो इससे क्या है कि ये वहां की जो एक तरह से जो ये जो वेव होती है जिससे कि रेडियो और आपका टीवी चलता है, उन वेव्स को थोड़ा डिस्टर्ब करती है, जिससे कि वहां पे रेडियो और टेलीविजन का जो ट्रांसमिशन जो है, क्योंकि ये एक तरह से रेडियो वेव पे ट्रांसमिशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिस्टर्ब होता है। हार्मफुल टू बर्ड्स। अब आपको पता है जब पंखा घूमेगा और बर्ड्स उसमें आ जाएंगे तो वो तो मरेंगे ही, तो इसलिए क्या है, हार्मफुल होता है ये बर्ड्स के लिए। इसके अलावा इसके बाद में देखते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एडवांटेज देखो ये है सोलर एनर्जी का, कि ये एक तरह से खत्म नहीं होगी, कभी भी ये खत्म नहीं होगी, जब तक सूरज है, जब तक जीवन है, तब तक ये आप इसका यूज कर सकते हो। नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ी महंगी पड़ती है। आपने देखा होगा सोलर पैनल हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, इसीलिए सोलर पैनल हर घर पे नहीं लगाए जाते, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन एक बार आपने सेटअप कर लिया तो उसके बाद इससे पैसा जो है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। तो लगाना, सेटअप करना थोड़ा कॉस्टली इसमें पड़ता है। इसके अलावा देखो ये कुछ टाइम के बाद में ये वेस्टेज हो जाता है। जैसे कि आपने जो सोलर पैनल लगाए, फोटो वोल्टिक जो सेल होते हैं, एक तरह से जो आपने देखा होगा ना, कई छतों पे लगे होते हैं वो पैनल, तो वो कुछ समय के बाद में वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद में वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से कचरा जो है, ये जो डेबरी जो है, वो वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा जनरेट होता है, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। टाइडल एनर्जी देखो, टाइडल एनर्जी जैसे मैंने बताया था ना कि लो टाइड और हाई टाइड, ये जब ओशियन में पानी बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, ये मून के एक तरह से अट्रैक्शन की वजह से होता है। तो वो सारी चीजें अपन बाद में देख लेंगे कब क्या होता है, लेकिन ये होता है एक तरह से मून की जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है ना, उसकी वजह से होता है। तो एडवांटेज क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, ये भी क्या है, जब तक सूरज और चांद रहेगा, जब तक ये एनर्जी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है, ये देखो वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा है। क्यों, क्योंकि जब भी हाई टाइड आता है, तो हाई टाइड की वजह से क्या होता है कि वहां की वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा खतरा रहता है। जैसे आपने देखा होगा ना, सुंदरवन के जो एक तरह से मैनग्रोव फॉरेस्ट जो थे, उसमें देखा होगा आपने जो पेड़ जो थे उनकी जड़ें कितनी पानी से ऊपर थी, तो वहां पे जो जो जानवर जो रहते हैं वो उनको तो खतरा रहता है ना पानी में डूबने का, क्योंकि हाई टाइड आएगी तो पानी ऊपर तक जाएगा, तो इसलिए वो क्या है कि वो वहां से थोड़ा दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे थोड़ा सा खतरा रहता है। डिफिकल्ट टू हार्नेस, इसको एक तरह से इससे प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको एक पूरा चैम्बर बनाना पड़ेगा, उस चैम्बर में पानी आएगा, उसके बाद आपको उसको लॉक करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके अलावा देखो न्यूक्लियर एनर्जी में एडवांटेज क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी में एडवांटेज ये है कि इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। छोटा सा एक न्यूक्लियर जो होता है ना, उससे भी कई सालों तक आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा, इससे क्या होता है, रेडियो एक्टिव वेव जो होती है वो निकलती है, और वो जो है कैंसर बनाती है, अपने जो सेल होती है उसमें कैंसर बनाती है। तो इसलिए इसका यूज इतना ज्यादा नहीं किया जाता, और जहां पे भी इसका यूज किया जाता है वो एक तरह से बहुत ही ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे लोग नहीं रहते हैं। तो अगर रेडियो एक्टिव वेव्स अगर निकलती भी है तो वो लोगों को इफेक्ट नहीं करती है। एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है इसे सेटअप करने में, इसीलिए तो इंडिया में टोटल ही 9 से 11 के आसपास ये इस तरह के प्लांट बने हुए हैं। बायोगैस देखो, बायोगैस का एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट होती है, फास्ट टू ऑपरेट होती है। मेक यूज ऑफ बायोवेस्ट, बायोवेस्ट से आप इसको बना सकते हो। बायोगैस का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में जो किचन का जो वेस्ट है, जो आपने सब्जियां काटी या फिर आपने जो ऐसे ही कोई किचन का वेस्ट है, उसको आपने एक मतलब गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया, कुछ टाइम के बाद में उसमें से फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा, उसमें से जो गैस है वो बनना स्टार्ट होगी, तो वो एक तरह से नेचुरल है, तो उसमें तो क्या ही तो वेस्ट होगा, तो उसमें जो वेस्टेज है उसका भी आप यूज कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा एक तरह से बेस्ट जो मेथड है वो बायोगैस है। लेकिन इससे क्या होता है बेटा, जब आप ऐसे वेस्ट को जब डालते हो ना, तो आपने देखा होगा बदबू आती है, तो बदबू क्या है, वो एक तरह से गैसेज ही तो है, और वो गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है, क्योंकि उसमें CO2 भी होती है, उसमें NO2 भी होती है, उसमें SO2 भी होती है। तो ये सारी गैसेज क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके बनाती है। इसके बाद में जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल मैंने बताया ना, जो जमीन की जो गर्मी होती है उससे जो एनर्जी बनती है उसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। एडवांटेज क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। इससे क्या है कि ये थोड़ा सा क्लीन होती है, मतलब एक तरह से इससे पोल्यूशन जो है वो नहीं होता, इसलिए इसको क्लीन एनर्जी, आप क्लीन इको फ्रेंडली बोल सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि ये शहर से बहुत दूर होता है और इसका ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, हर जगह पे जियोथर्मल एनर्जी नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा तो गुजरात में जियोथर्मल एनर्जी का ऐसे एक तरह से जगह है जहां पर जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है। हिमाचल प्रदेश में भी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस जगह का, लेकिन उसका एक तरह से
जो डिवोशनल जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लोग वहां पे एज ए मतलब मन्नतें मांगने के हिसाब से जाते हैं और उस तालाब में नहाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि वहां पे तालाब में नहाने से उनके जो स्किन डिजीज जो है वो खत्म हो जाती है। रीजन वही है, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो आज अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया। आपका काम ये है कि आप जो है इस जो भी आज आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना, क्योंकि कल जो मैं पढ़ाऊंगा वो इसी से रिलेटेड है। ओके, यस। किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक बार वापस समझा दो। जियोथर्मल देखो बेटा इस तरह से होती है कि ऐसे अपनी मान के चलो ऐसे जमीन है और उसमें ऐसे कोई तालाब है। अब ये जो तालाब है इसमें पानी होगा। अब ये पानी क्या होता है बेटा, इसमें ऐसे इसमें कोई चैम्बर बने होते हैं, ऐसे अंदर की साइड में चैम्बर बने होते हैं। तो वहां से क्या है, नीचे जमीन के अंदर से, जैसे ये जमीन है तो जमीन के अंदर से अलग अलग लेयर होती है। अब अंदर जो है उसमें मैंने बताया था कि जैसे मोल्टन जो लावा होता है वहां से एनर्जी बनती मतलब हीट जो है वो यहाँ से इन चैम्बर से इस पानी तक आती रहती है, जिससे क्या है ये पानी गर्म होता रहता है। तो ये उबलता रहता है, पानी ऑटोमेटिकली ये पानी गर्म रहता है अर्थ की गर्मी की वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जियोथर्मल। किसी को बोलते हैं गीजर्स भी बोलते हैं, इनको गीजर्स या हॉट स्प्रिंग बोलते हैं इन दोनों को। ठीक है, बाद में कभी बताऊंगा कि हॉट स्प्रिंग और गीजर में क्या अंतर है, लेकिन हॉट स्प्रिंग और गीजर्स इसी तरह के जियोथर्मल एनर्जी के पोटेंशियल सोर्सेज होते हैं। ओके।